তুমি আহিবা বুলি বৰে বৰে মই पदली मुखोले साऊं। एक आध बार न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा और मुझसे भी कई जर्नलिस्ट ने ये बात पूछी इंटरव्यूज़ में कि क्राइम पेट्रोल देख के लोगों को क्राइम करने का आइडिया मिलता है कि सर आपके चक्कर में मेरी मम्मी मुझे बार बार फ़ोन करती रहती है, पूछती रहती है कहाँ हो तुम, कितनी देर में आओगी, है ना, क्राइम पेट्रोल नहीं देखती हो तुम उसमें क्या। जब हम किसी चीज़ को नेगेट करते हैं कि नहीं ये ख़राब है, ये हमारी सोसाइटी के लिए ख़राब है, तब मुझे ऐसा लगता है कि हम जज बन जाते हैं और हम कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता है, ये ख़राब चीज़ है, ये मत देखो, तुम इम्पैक्ट हो जाओगे। इसका मतलब हम देखने वाले की इंटेलिजेंस लेवल पे और उसके अंडरस्टैंडिंग को हम जज कर रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो। हम इंटेलिजेंट हैं, तुम बेवकूफ़ हो, देखो ये पिक्चर मत देखो, ये वाली पिक्चर देख के तुम बिगड़ जाओगे। 16+, 18+ लिखा रहता है, इसमें न्यूडिटी है, वायलेंस है, अब्यूज़ेस हैं। एक फ़िल्म अगर सेंट्रल बोर्ड, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके आती है और वो अडल्ट फिल्म है तो वो अडल्ट फिल्म है। लेट पीपल डिसाइड। बेहतर अभिषेक उपमन्यु ने किया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज कॉमेडी, हिज टाइमिंग। लेकिन मेरे बैचमेट कितने हैं? आदिल हुसैन वॉज माई बैचमेट, मृदुल बरुआ वॉज माई बैचमेट, मंदाकिनी गोस्वामी, बाहरुल इस्लाम, दे वर माई सीनियर्स, अनूप हजारिका वॉज माई जूनियर, व्हेन आई वॉज इन 3rd ईयर अनूप वॉज इन 1st ईयर, और मृदुल और आदिल तो मेरे बैच में ही थे। मणिपुर से कितने सारे स्टूडेंट्स थे, है ना। तो हम लोग तो इनके कल्चर को एनएसडी में ही जान गए थे। हेलो, नमस्कार, मैं नंदिता बोरा और आज एक स्पेशल एपिसोड के लिए हम आए हैं इंडिया टुडे एनी में। आप लोग को सतर्क, सावधान और सचेत करने में एक शख्सियत का बहुत ही प्राइम रोल रहा है आपकी लाइफ में, और साथ ही में वो आपकी फैमिली के एक अंश भी बन चुके थे। कई महीनों तक प्राइम टाइम में उन्होंने आपको सावधान भी किया है और सोसाइटी में होने वाले जो भी क्राइम्स हैं उनसे आपको सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। ज़्यादा आपको गैस करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आए आपसे मिलाते हैं हम हमारे बहुत पॉपुलर एक्टर अनूप सोनी जी। हेलो सर। सर, जैसे कि अभी शुरुआत यही कर देते कि फ़िलहाल OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अभी लोग टीवी, बॉलीवुड, ये सब लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि OTT में ही अपना एक्टिंग का वो दिखाए। और आपने कई बार ऐसा कहा भी है कि एक्टिंग इज़ अ आर्ट, इट्स अ क्राफ्ट। तो उस क्राफ्ट को क्या OTT प्लेटफॉर्म्स बखूबी मतलब निभा रहे हैं एक्टर्स? देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये जैसे फिल्म हो या टेलीविज़न हो या OTT हो, ये एक मीडियम है, ज़रिया है एक अपने क्राफ्ट को प्रेजेंट करने का। तो जब भी मैं हमेशा कई बार इस बात पे एतराज़ करता हूँ जब मुझे कोई इंट्रोड्यूस करता है, आइए मिलिए टीवी एक्टर से, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं टीवी एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। ओके, सो हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई टीवी एक्टर अलग होता है, फिल्म एक्टर अलग होता है, OTT एक्टर अलग होता है, वो एक्टर होता है। ये कोइंसिडेंस है कि भाई उसको जो अच्छा काम जहाँ पे मिल रहा है वो वहाँ काम कर रहा है, उसको टेलीविज़न पे अच्छा काम मिल रहा है किसी एक्टर को, तो वो टेलीविज़न पे काम करता है। मीडियम्स का फ़र्क है, और वो मीडियम्स का फ़र्क जो है उसकी एक्टिंग में भी, क्राफ्ट में भी कैसे फ़र्क आ जाता है, बिकॉज कंटेंट अलग है। टेलीविज़न का कंटेंट अलग होता है, OTT का कंटेंट अलग होता है, सिनेमा का कंटेंट अलग होता है, और उसका लेखन, जो राइटिंग का स्टाइल है वो अलग होता है। तो वो जो राइटिंग का स्टाइल है ना, वो कई बार आपकी एक्टिंग की क्राफ्ट को डिफ़ाइन करता है। कि अब कई बार अगर डायलॉग ही ऐसा लिखा होगा कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो उसकी एक्टिंग अलग होगी। वो इसका मतलब वो किस अलग सुर की फिल्म है, तो आपको वो सुर लगाना पड़ता है। तो मैं हमेशा एक्टिंग को ना, जैसे म्यूजिशियन सुर लगाते हैं ना, मुझे लगता है एक्टर्स के का भी हर एक्टिंग का एक सुर होता है, हर रोल का सुर होता है, हर रोल का एक नोट होता है कि यार इस रोल के लिए ये नोट सही है। उसी तरीके से मीडियम्स का भी नोट होता है, टेलीविज़न में, सिनेमा में, वो आपको राइटिंग आपको बताती है। तो मैं तो एक्टर हूँ और मैं सारे मीडियम्स एंजॉय करता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि फ़िलहाल मैं OTT और सिनेमा को प्रायोरिटी देता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हमें अपनी तरफ से पूरा ऑनेस्टी के साथ अपने क्राफ्ट को प्रेजेंट करना चाहिए। ये नहीं सोचें कि अरे ये तो टीवी है, मैं जब फिल्म में करूँगा तो मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा, जब मैं OTT में करूँगा तो बचा के नहीं रखनी एक्टिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 रुपये की एक्टिंग है तो मैं 20 रुपये की टेलीविज़न में दूंगा, 60 रुपीज़ की मैं फिल्म में दूंगा, और 40 रुपीज़ की जो है मैं उसमें, नहीं 40 नहीं 20, और 20 रुपीज़ की मैं उसमें दूंगा OTT में। तो आई फील दैट कि इट्स द मीडियम वेयर यू परफॉर्म एंड लुक एट इट
as a role, as a character. Don't think that you're working on a television or a film or a. That's why when I do Balika Vadhu kind of a television show, मैं उसको ये नहीं देखता हूँ कि टीवी सीरियल है. मेरे लिए वो एक किरदार है, मुझे उस किरदार को कैसे प्ले करना है, और जो उसकी राइटिंग है वो मुझे बताती है कि यार इसका मूड और इसका सुर ये है. बिफोर बालिका वधू आप सी हॉक्स में भी अपने रोल पे किया था, और कई सारे ऐसे सीरियल्स में आपने एक्ट किया जिनमें आपका ज़्यादातर रोल्स पुलिस का ही रहा है. सी हॉक्स में भी आप एसीपी कुमार बने थे, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एसीपी कुमार बने थे आप. और मूवीज़ में भी आपका ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटिव चीज़ों पे ही मतलब आपको लिया जाता है. तो आपका ऐसा रहा है कि आपका जॉनरा, या फिर लोगों ने स्टीरियोटाइप किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ों में आगे बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. फिल्मों में मैंने बहुत सारे रोल किए हैं. गॉड मदर मेरी पहली फिल्म थी, शबाना जी के साथ. मेरा रोल बिल्कुल डिफरेंट था. मैंने एक फ़िल्म की थी हथियार, बिल्कुल डिफरेंट रोल था संजय दत्त के साथ. मैंने एक फ़िल्म की थी इंतहा और फुटपाथ, विक्रम भट्ट के साथ, बिल्कुल अलग रोल था. एक फ़िल्म थी अपहरण जिसमें मैं जर्नलिस्ट बना था. लेकिन क्या होता है कि एक प्रीडोमिनेंटली एक इमेज बन जाती है जैसे, और वो हुआ थोड़ा क्राइम पेट्रोल की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो मैंने एक शो किया था. लेकिन जहाँ तक सी हॉक्स की आपने बात की, सी हॉक्स में सिर्फ किरदार एक पुलिस वाले का था, लेकिन सी हॉक्स वाज अ इमोशनल ड्रामा. इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पे इमोशंस बहुत थे. वहाँ कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ, कैरेक्टर का अपना डे टू डे का जो अपना इमोशन अप एंड डाउन है वो बहुत था. तो उसको मैं उतना नहीं मानता. यस हाँ, लेकिन क्राइम पेट्रोल की वजह से शायद एक लोगों के जहन में एक दिमाग है, और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यूनिफॉर्म आप पे सूट करती है. ऐसे सूट करती है यार, लेकिन मैं सारा दिन यूनिफॉर्म पहन के नहीं घूम सकता ना मैं. सो बट आई थिंक ये शायद हर एक्टर के साथ होता है कि जिस किरदार में, जिस तरह की चीज़ों में. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, OTT पे मैंने कई ऐसे शोज़ मना किए हैं जिसमें मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ. मैंने कहा यार मैं OTT पे अलग अलग तरह के रोल करना चाहता हूँ. हाँ, अगर कहानी पूरी पुलिस वालों के बारे में है, जैसे कि मैंने एक नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ की थी खाकी. खाकी वॉज ऑल अबाउट खाकी ओनली, द यूनिफॉर्म, द पुलिस पीपल, हाउ द पुलिस फंक्शंस एंड ये. तो उसमें सब लोग ही ज़्यादातर किरदार पुलिस वाले थे, तो वो एक डिफरेंट बात है. लेकिन उसके अलावा OTT पे कई ऐसे शोज़ थे जो अलग जॉनर के थे, लेकिन उसके अंदर पुलिस वाले का एक रोल था. वो मुझे अच्छे रोल थे, वो भी ऐसा नहीं था कि वो बुरे रोल थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने कई रोल मना किए हैं. मैं चाहता हूं कि OTT में मैं या फिल्मों में मैं अब अलग तरह के रोल करूं. तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जो अभी आने वाले हैं, जो 2024 में रिलीज़ होंगे. वो सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं मेरी एक रेगुलर इमेज से. आपके रेगुलर इमेज से हट के आपने कभी कॉमेडी जॉनरा को भी सोचा कि उसमें भी ट्राई मार ही लेते हैं? बहुत ट्राई मारी है. मैं सबसे कह रहा हूँ यूट्यूब पे जाइए और टाइप कीजिए अनूप सोनी इन कॉमेडी सर्कस एंड अनूप सोनी इन जी सर जी. तो मैं ये 2 शोज़ कर चुका हूँ जिसमें मैंने फुल कॉमेडी की है विद पीपल लाइक कपिल शर्मा, जो ये सारे जो लेजेंड्स हैं ना कॉमेडी के, इन सब के साथ, कृष्णा, सुदेश लहरी, इन सब के साथ. कॉमेडी सर्कस तो बहुत फेमस था, तो मैंने 2 सीज़न किए हैं उसके. और अभी भी मैं यहाँ गुवाहाटी में जो हूँ, कल मेरा शाम को जो प्ले था वो कॉमेडी प्ले था जिसका नाम था माई वाइफ एट्थ वचन. तो कॉमेडी, आई एन्जॉय कॉमेडी एंड आई डू लॉट ऑफ कॉमेडी. आपकी लाइफ में आपके सबसे बड़े क्रिटिक कौन रहे हैं आपकी एक्टिंग को लेके? आप किसके मानते हो आप आपके क्रिटिक है बड़े, या फिर आप किन के पास जाते हैं अपना एक्टिंग का, आज चलो मैंने ये रोल किया है, अब बताइए ज़रा मैंने कैसे किया है? किसके पास जाते हैं पूछने के लिए? सबसे बड़ा क्रिटिक तो मैं खुद ही हूँ. मैं खुद अपनी इतनी गलतियाँ निकालता रहता हूँ कि कुछ पूछिए मत आप. तो मुझे क्रिटिक की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही इतना ज़्यादा डीपली अपने आप को क्रॉस चेक करता रहता हूँ ना. लेकिन जहाँ तक सजेशंस की बात है, टू टेक सम आइडियाज़ एंड हेल्प, आई थिंक दैट्स माय वाइफ, बिकॉज वो खुद भी एक एक्टर हैं और उनका बहुत बड़ा थिएटर का भी एक्सपीरियंस है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. और मोर देन दैट शी इज़ एन एक्टर, शी राइट्स ऑल्सो, शी डायरेक्ट्स प्लेज. तो मुझे लगता है कि वो मुझे एक बहुत ही न्यूट्रल नज़रिए से देखेगी, और मुझे एक जो भी उसका कमेंट होगा वो जेन्युइन होगा. तो आई थिंक फॉर एडवाइस एंड सम आइडियाज़ आई गो टू हर. आपके आनंदी के जो आप ससुर जी बने थे बालिका वधू में, वो एक ऐसा रोल था जिससे कई सारे लोगों में मतलब चेंजेस भी लाए उनके सोच में, और एक ऐसा इशू को लेके इस सीरियल ने बनाया था. तो वो वाला सीरियल को छोड़ के फिर आप क्राइम पेट्रोल में आए. उसके बाद काफ़ी एक लंबा अरसे तक एक गैप भी रहा है. तो उस गैप को फिलअप करने के लिए आपने कभी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे या कोई दूसरा जॉनर आपने स्टार्ट किया, या फिर कभी आपको अप्रोच किया किसी डायरेक्टर ने
कि चलो बहुत गैप हो गया है, अभी हम लेट्स मूव ऑन टू दिस जॉनरा नाउ? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या है कि येस यू आर राइट कि बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल में काफ़ी मेरा टाइम चला गया था, मतलब चला गया था सर, मैंने बहुत इन्जॉय किया वो फेज़। लेकिन येस अराउंड 2019 मैंने एक्चुअली बालिका वधू आई लेफ्ट इन 2014। उसके बाद से मैंने कोई टेलीविज़न में फिक्शनल ड्रामा नहीं किया 2014 के बाद से। फिर 2019 में मैंने क्राइम पेट्रोल भी छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि यार कुछ और करते हैं अभी, हो गई ये चीज़, इसका एक पीक हो चुका है। एंड क्राइम पेट्रोल हैज़ गिवन मी सो मच, बालिका वधू हैज़ गिवन मी सो मच फेम एंड लव, तो वो तो रहेगा, लेकिन एक अंदर का एक्टर का रेस्टलेसनेस होता है, तो वो 2019 में मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया। मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ और मैं वो रोल करना चाहता हूँ जिनमें लोगों ने मुझे नहीं देखा है। तो मैंने शुरुआत की। उसके लिए भी आपको क्या है ना कि जब आप हर कदम नया उठाते हैं आपके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। तो मैंने भी लोगों को बताया कि भाई अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है और मैं अलग तरह के रोल करना चाहता हूँ। फिर जो सिमिलर रोल्स मेरे पास आते थे उनको मना करना। सी, किसी काम को ना बोलना भी बड़ा एक हिम्मत वाला काम होता है, क्योंकि आपको लगता है यार आप खाली बैठे होगे, घर पे क्या करोगे, काम करना चाहिए, शूटिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये था कि यार मैं वो रोल करूं जो लोग मुझे 10 साल से देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। फिर मैंने एक फ़िल्म की बॉबी देओल के साथ, क्लास ऑफ 83, जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। उसमें मेरा बहुत ही अलग किरदार था। आई वॉज प्लेइंग अ करप्ट चीफ मिनिस्टर। देन आई डिड अ सीरीज़ कॉल्ड तांडव। मैंने तांडव नाम की एक सीरीज़ की। फिर उसके बाद Z5 पे एक सीरीज़ की अमृता सुभाष के साथ, जो TVF ने बनाई थी, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। वो एक बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर था एक। फिर अब जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो भी बहुत अलग किरदार है। तो जब आप कुछ अपने आप को चेंज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लोग आपको, तो थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो यस, सिंस 2019 मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैंने प्लेस किए तो मैंने अपने आप को बिज़ी रख। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए ना रियाज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे म्यूजिशियन सुबह उठ के अपना हारमोनियम बजाने या जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो उसका रियाज़ करते हैं, सिंगर्स अपने गले का रियाज़, एक्टर्स का रियाज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक्टर्स कह रहे हैं यार मेरी शूटिंग होगी तभी मैं कुछ करूँगा। एक्टर्स का रियाज़ अलग अलग तरह से होता है। आप फिल्में देखते हो, आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, तो वो सब मैं करता रहा। प्लस मैंने 2 प्लेज़ नए शुरू किए, जो एक सस्पेंस थ्रिलर था बालीगंज 1990, जो कि मैंने 2021 में गुवाहाटी में किया था इसी फेस्टिवल में, और एक ये कॉमेडी प्ले। तो 2 अलग अलग जॉनर के मैंने प्लेज़ भी करने शुरू कर दिए। तो वो प्ले भी करता रहा और अपने आप पे काम करता रहा, फिल्में देखता रहा, और इंतज़ार में हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिलें और फिल्मों में रोल्स मिलें, अलग तरह की फिल्मों में रोल्स मिलें। कुछ काम किया है, कुछ आएगा, बट येस आई एम बीइंग वेरी पेशेंट और मैं इंतज़ार करूँगा। आप बहुत पेशेंट है और आपके रोल्स भी काफ़ी पेशेंट एंड सीरियस रहे हैं। एनिमल अभी एक जो न्यू मूवी रिलीज़ हुआ है, अभी बॉबी देओल और रणबीर कपूर ने उसमें अल्फ़ा मेल का रोल प्ले किया है। वो मूवीज़ एक्चुअली लोगों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, कहते हैं लोग, मतलब दे बिलीव दैट इट्स इम्पैक्टफुल। क्योंकि कई बार लोग बिलीव करते हैं कि क्राइम पेट्रोल से लोगों को आइडियाज़ मिले हैं, दे सेड लाइक दैट कि क्राइम करने का आइडियाज़ मिले हैं। सो इज़न्ट दैट एनिमल के भी जो वहाँ पर दर्शाया गया है, इवन हाईली फेमिनिस्ट एंड हाईली मिसोजिनिस्ट थिंग शोन देयर, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा लोगों पे? सी, इसका मैं थोड़ा डिटेल में आपको जवाब देता हूँ। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अपनी समझ है, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, किसी चीज़ को नेगेट करने का मतलब है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दूसरे पे थोप रहे हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, जब हम बात करते हैं क्राइम पेट्रोल की, बहुत सुपरहिट प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने पसंद किया। न जाने कितने लोग मुझे आके कहते हैं सर आपने बहुत अच्छा, आप बताते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी बात बताते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, एक आध बार न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा और मुझसे भी कई जर्नलिस्ट ने ये बात पूछी इंटरव्यूज़ में कि क्राइम पेट्रोल देख के लोगों को क्राइम करने का आइडिया मिलता है। उसका जवाब मैं हमेशा ये देता था पहले कि भाई अगर किसी को क्राइम पेट्रोल देख के, क्या क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख के उसको क्राइम करने का आइडिया मिला, इसका मतलब उसने एपिसोड एंड तक नहीं देखा। क्योंकि क्राइम पेट्रोल के जो 2000 प्लस एपिसोड्स बने हैं, उसमें 2000 प्लस एपिसोड्स में हर बार क्राइम करने वाला पकड़ा जाता है। क्योंकि हम वो केसेस ही वही लेते हैं जिसमें केस सॉल्व हो चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो हम तो ये दिखाते हैं कि देखिए ये हुआ, इसने ये किया, लेकिन एंड में ये पकड़ा गया। ओके,
तो इसका मतलब जिसने उससे क्राइम सीखा उसने ये तो देखा ही नहीं एंड तक एपिसोड। तो मैंने कहा एक तो गलती उसने की कि उसने पूरा एपिसोड नहीं देखा। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने जिसने ये कहा कि मैंने क्राइम पेट्रोल देख के मैंने ये क्राइम सीखा, लेकिन पकड़ा तो गया ना वो भी। पकड़ने के बाद ही उसने कहा, तो उसको लेसन तो मिला। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी अपोजिट साइड क्या है कि लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बताते हैं, मैं तो बहुत अलर्ट रहता हूँ। कई लड़कियाँ कहती हैं कि अरे मजाक में कहती हैं कि सर आपके चक्कर में मेरी मम्मी मुझे बार बार फ़ोन करती रहती है, पूछती रहती है कहाँ हो तुम, कितनी देर में आओगी, है ना, क्राइम पेट्रोल नहीं देखती हो तुम उसमें क्या। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब हम किसी चीज़ को नेगेट करते हैं कि नहीं ये ख़राब है, ये हमारी सोसाइटी के लिए ख़राब है, तब मुझे ऐसा लगता है कि हम जज बन जाते हैं और हम कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता है, ये ख़राब चीज़ है, ये मत देखो, तुम इम्पैक्ट हो जाओगे। इसका मतलब हम देखने वाले की इंटेलिजेंस लेवल पे और उसके अंडरस्टैंडिंग को हम जज कर रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम ये वाली पिक्चर देखोगे ना तो तुम इस पिक्चर में जो दिखाया गया तुम वैसे बन जाओगे। हम कौन होते हैं कहने वाले? तो आपको ये करना पड़ेगा कि लेट एवरीथिंग सर्वाइव। भाई अगर ऐसा होता तो लोग क्या गैंगस्टर बन जाते हैं? मैं कहता हूँ ये लॉजिक, कई लोगों इस लॉजिक में ये भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, गैंगस्टर नहीं बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे इम्पैक्ट तो होता है। अरे लेकिन उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई एक आदमी क्राइम करता है, आपको लगता है इसके पीछे कोई बैक स्टोरी होगी, इसका बचपन बड़ा ख़राब रहा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फैसिनेटेड था क्राइम से, या फिर उसकी मजबूरी थी, उसको पैसे चाहिए थे, उसको लगा मैं छीन लेता हूँ पैसे। जबकि सबको मालूम है कि भैया पैसे चाहिए तो पैसे कमाने पड़ेंगे और मेहनत से कमाने पड़ेंगे, छीनने नहीं है, वो क्राइम है। किसी को लूटना नहीं है, वो क्राइम है। मुझे लगता है कि लोगों की इंटेलिजेंस को जब हम नेगेट करते हैं, हम उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को ये कहते हैं कि नहीं हम इंटेलिजेंट हैं, तुम बेवकूफ़ हो, देखो ये पिक्चर मत देखो, ये वाली पिक्चर देख के तुम बिगड़ जाओगे। है ना, सेंसर बोर्ड है ना, लिखा रहता है ना ये फिल्म 18+ है, ये फिल्म 13+ है। OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आता है पेरेंटल गाइडेंस 13+, 16+, 18+, लिखा रहता है इसमें न्यूडिटी है, वायलेंस है, अब्यूजेस हैं। बस वो गाइडेंस काफ़ी है ना। एक फिल्म अगर सेंट्रल बोर्ड, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके आती है और वो अडल्ट फिल्म है तो वो अडल्ट फिल्म है। लेट पीपल डिसाइड, लेट्स नॉट गेट इनटू कि हम जजमेंटल हो जाएं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं होता। आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ होती है उसका अच्छी चीज़ समझने वाले भी होंगे। हो सकता है कि कोई लोग फिल्म देख के बोलें कि नहीं यार इसमें ये फिल्म में गलत दिखाया गया, मैंने फ़िल्म देखी, मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी जो भी था, लेकिन इसमें ये गलत दिखाया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लेके जाएगा। हम डिसाइड करने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हारे, अरे हर आदमी पॉजिटिव नेगेटिव लेता है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए मैं एक बहुत, और मैं ये किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ गलत काम को। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिनेमा है, उसके लिए गाइडलाइंस बनी हैं, उसके लिए एक सेंसर बोर्ड है हमारी गवर्नमेंट का, उसने अप्रूव किया है इस फिल्म को, उसके पास ये पावर थी इस फिल्म में से वो जो कट करना चाहते वो कट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, उनकी गाइडलाइंस हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको हम एक सर्टन इंटेलेक्ट का मानते हैं ना, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो भी बेवकूफ़ थे अगर आप इनको नेगेट कर रहे हैं। तो एक सेंट्रल बॉडी है, उन्होंने उसको अप्रूव किया है। लेट पीपल डिसाइड ना, लेट देम टेक इट। वो अच्छा बुरा हम दे देंगे, नहीं बच्चे नहीं हैं। गवर्नमेंट कह चुकी है कि ये अडल्ट फिल्म है तो 18 के ऊपर वाला जाएगा। 18 साल का आदमी वोट भी देता है, उसको राइट है ये चूज़ करने का, तो वो जज कर लेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंसर बोर्ड जो है उसने अपना काम कर दिया, उसने कहा कि ये फिल्म अडल्ट फिल्म है, इसको 18+ का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये हमने काम कर दिया। सेकेंड थिंग, 18+ को हम मानते हैं कि वो एक समझदार बच्चा है जिसको समझ में आता है कि मुझे किसको अपना नेता चुनना है, किसको अपना गवर्नमेंट चुनना है, तो वो अपनी फिल्म भी चूज़ कर लेगा ना। फिल्म के लिए तो आप उसको पीछे बढ़ जा रहे हैं कि नहीं ये मत देख, ये ख़राब है, ये वो है। वोट करने के लिए आप उसको नहीं कर रहे हैं, या और सेंसर बोर्ड के डिसीजन को आप नेगेट कर रहे हैं। आई थिंक बल्कि ज़्यादा हाइप करते हैं, मुझे लगता है जब हम किसी चीज़ को नेगेट करते हैं ना तो हम उसको ज़्यादा, ऐसा सुनने में आता है कि जिन स्टेट्स में अल्कोहल बैन होता है वहाँ सबसे ज़्यादा अल्कोहल यूज़ होता है।
तो बैन जो है ना, वो अपने आप मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को बढ़ावा देता है, किसी चीज़ को एक्साइट करता है, ह्यूमन नेचर को एक्साइट करता है। अच्छा बैन कर रहे हैं, क्या था इसके अंदर, मैं देखूँगा। छोड़ दो, देखने दो, लेट देम जज ऑन देयर। हमारे समाज में बुराई और अच्छाई दोनों है ना। हर इंसान को पता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, उसको पता होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या गलत चूज़ करना है। जब रामायण हम सुनाते हैं तो हम रावण के बारे में भी तो बताते हैं ना। क्या आप रावण को एलिमिनेट कर सकते हैं उसके कैरेक्टर को रामायण सुनाते वक्त? नहीं कर सकते ना। वो हम इसलिए सुनाते हैं। दशहरे के दिन हम क्यों कहते हैं कि दशहरा क्या है? विजय दिवस है, अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर। तो हमें बुरा दिखा के हम ये कहते हैं कि देखो ये बुरा है, ये गलत है। लेट पीपल जज, लेट देम डिसाइड। अब ये अलग बात है कि लोग देख ही रहे हैं ना, फिल्म देख रहे हैं। आई थिंक मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि हमको जज नहीं बनना चाहिए खुद। आप जज तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले आपके पास आए और बोले कि सर ऐसा एक केस आया, प्लीज़ थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके बता दीजिए कौन हो सकता है क्रिमिनल, क्या सोच रहा होगा क्रिमिनल? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पुलिस वाले सब अपना काम जानते हैं, दे आर वेल ट्रेंड। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतने सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ लाइफ में। मैं कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी समझने लगा। मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो सोच है लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, वो काफ़ी बदला। सच आपने बात। कोई गवर्नमेंट कोर्स भी किया था जहाँ सब वो एक्चुअली क्या हुआ था, लॉकडाउन में लोगों को लगा कि मैं कुछ सीरियसली कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था। वो लॉकडाउन का टाइम था और स्पेशली जो सेकंड लॉकडाउन था ना, सेकंड वेव आई थी जब, वो बहुत डिप्रेसिंग भी थी और बहुत हर कुछ बुरी न्यूज़ सुनने को मिलती थी। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैं इंटरनेट पे कुछ चेक कर रहा था। तो मजाक में लोग करते हैं ना, अरे यार ऑनलाइन तुम कुकरी कोर्स कर लो, बेकिंग कोर्स कर लो। मैंने कहा यार मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ना कुछ अलग कुछ करना है। अचानक वो ढूंढते ढूंढते मैं कुछ देख रहा था तो मुझे क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे एक कोर्स नज़र आया, और शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे साल भर के कोर्स करूं, तो उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म 3 महीने का कोर्स है। तो मैंने वो 3 महीने का कोर्स कर लिया और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। तो वो कोर्स करने के बाद भी उसका कुछ अपने यूटिलाइज किया अपने लाइफ में? मैं खुद कह रहा हूँ कि क्राइम पेट्रोल करके या जो भी थिएटर, फिल्म, I love reading people, not judging people. I don't judge people. I read in the sense to understand psychology, human nature क्या है हमारा। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको ऑब्जर्व करने में। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं पब्लिक प्लेस पे खड़ा होता हूँ ना, तो मैं लोगों को देखता रहता हूँ। There are lot of time when I see 2 people, 3 people talking to each other, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के जज करने की कोशिश करता हूँ किस बारे में बात कर रहे होंगे, ये क्या मूड है, क्या टेंस्ड मूड है या हैप्पी मूड है या क्या है। मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरा मूड बताइए ज़रा, मैं कैसे लग रहा है अभी फिलहाल आपके सामने? आप तो अकेली, आप किसी से बात नहीं कर रही हैं, बट ये है कि हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मुझसे इम्प्रेस हो रही हैं। इम्प्रेस्ड, ओके। इम्प्रेस्ड तो ठीक ही है, लेकिन कहीं कहीं पे द बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है आपको ये रीड कर पा रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं, उतना मतलब मैं ऐसे कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे मज़ा आता है। जहाँ तक आपने कहा ना यूटिलाइज करने वाली बात, जैसे क्राइम पेट्रोल से मुझे अच्छी सीख मिली, मुझे खुद सीख मिली। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे में गुड चेंज आया एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बना। मतलब अगर सही बात मैं कहूँ तो मैं क्राइम पेट्रोल करके जो मुझे उससे सीख मिली है, मैं एक बेटर इंसान बना हूँ, जो मैं था उससे बेहतर हो गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से आपके रोल, जैसे आपने बताया कल आपने एक प्ले किया था कॉमेडी, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर जो आपने इस बार अटेम्प्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा विस्तार में। आप क्या है उस प्ले में? वो प्ले जो है वो हिलेरियस है, कोई उसमें ज्ञान नहीं बांट रहे हैं हम लोग, लेकिन टॉपिक बड़ा कंटेम्प्रेरी है। कहानी में मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ, 1 लाइनर में बताता हूँ। एक कपल है जिसकी शादी को 15 साल हो गए हैं और उनकी 15th वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यार लाइफ में क्या हो रहा है यार आजकल कपल्स। तो एक थोड़ा सा सटायरिकल वे है टू टॉक अबाउट कि सोशल मीडिया ने या फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा कैप्चर कर लिया है, और कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा अपने फ़ोन में अपने आप को, हमारे माइंड को हमने इतना कर दिया कि हम बातें नहीं करते। कि कपल्स जो हैं वो लंच करने, डिनर करने बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना ऑर्डर किया,
इधर उधर किया, दोनों हाँ तुम क्या खाओगी, अच्छा ठीक है ओके तुम ये ओके, उसके बाद दोनों अपने अपने फ़ोन में बिजी हो गए। बात तो द होल क्रक्स ऑफ द प्ले इज टॉक टू ईच अदर, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बाइफोकेट करो लाइफ में। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो सोशल मीडिया को ज़िंदगी मत बनाइए, सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तो इट्स अबाउट दैट बट इन अ वेरी कॉमिक वे। आपने बताया कि सोशल मीडिया को ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना, हिस्सा बनाना है, हिस्सा ज़िंदगी बनाना नहीं है, बनाना। ज़िंदगी नहीं बनाना। हाँ, लेकिन आप भी सोशल मीडिया के हिस्सा बन चुके हैं। आपके कई सारे मीम्स निकले हैं, रील्स बनाए आपने खुद। एक स्टैंड अप कॉमेडियन उपमन्यु के कुछ डायलॉग दिए थे जो आप ही के क्राइम पेट्रोल से लिया गया, तो आपने उसको इनैक्ट भी किया था, आपने एक रील बनाया था। प्लीज़ दोबारा वो दिखाइए ज़रा ऑडियंस के लिए हमारे। नहीं, मैं वो तो सब जगह अवेलेबल है और मुझसे बेहतर अभिषेक उपमन्यु ने किया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज कॉमेडी, हिज टाइमिंग, वो जिस तरीके से उनकी भी ऑब्जर्वेटरी, मैंने कहा ना ऑब्जर्वेटरी कॉमेडी इज़ ऑलवेज गुड, जो आप ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को। तो मैं खुद अभिषेक उपमन्यु का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने किया था, और मैंने खुद लोगों को बहुत फॉरवर्ड किया वो स्टैंड अप जो उन्होंने किया था। बट यस, मीम्स तो मैं अपने खुद बहुत देख चुका हूँ। और अच्छा सी, मैंने जैसा कहा ना कि सोशल मीडिया को एंजॉय करो, उसका बेनिफिट उठाओ। जैसे आज इंस्टाग्राम पे मैं भी हूँ, और भी जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो वो एक हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी पार्ट है। चूँकि हम तो चलो एक्टर्स हैं, मुझे एज एन एक्टर इंस्टाग्राम पे रहना ज़रूरी है, बिकॉज कोई आपको ढूंढ रहा है, कोई आपको कास्ट करना चाहता है, वो आपको देखता है। अच्छा, इंस्टाग्राम एक मीडियम है जिसमें हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि अरे आज मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, आज मेरी मूंछ मैंने रख ली है, मैं कैसा लगूंगा विद मुस्टैश, कैसा लगूंगा। तो समबडी कैन गो एंड चेक ऑन यू। बट हर आदमी आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव हिस्सा है। लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल है, उसको नेगेट नहीं करूँगा मैं, करे ये क्या है इंस्टाग्राम पे सारा दिन। बट वही चीज़ है लाइफ का एक लेसन जो मैंने अपने आप को कोशिश करता हूँ मैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हिंदी में मतलब अति हर चीज़ की बुरी है, बस सब करो, अति मत करो। आप नॉर्थ ईस्ट में ये पहली बार हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। पहले भी आ चुके हो, कैसा लगता है वो बताइए ज़रा। नॉर्थ से मतलब नॉर्थ ईस्ट कैसा लगा आपको? यहाँ के ऑडियंस जिन्होंने आपके प्लेस देखे, कैसा लगा आपको? सी, मैं सच बताऊँ, मेरा नॉर्थ ईस्ट से क्या है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसी जगह है जो ना आपको पूरे कंट्री से बांध देती है, पूरी कंट्री से। शायद एनएसडी जाने से पहले मुझे नहीं पता होगा इतना आसाम के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लेकिन जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया ना, जैसे अभी कुछ लोग मेरे दोस्त यार, कभी मेरे प्ले में भी कुछ लोग नए हैं जो पहली बार गुवाहाटी आए हैं, तो कल वो शो के फेलिसिटेशन के बाद सबको वो जो एसमीज़ गमछा है, जो गमछा वो देते हैं रेड कलर वाइट वाला, वो सब बहुत एक्साइटेड थे उसको देखकर, दे वर वेरी हैप्पी। मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया था, 20 साल का था मैं, तब से मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, क्योंकि एनएसडी में क्या होता है, आसाम से भी लोग हैं, मणिपुर से भी लोग हैं, यूपी से भी है, पंजाब से भी है, साउथ से भी है। तो हम जो 3 साल एनएसडी में रहते हैं ना, एंड आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग, इतना हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है ना। मेरी ज़िंदगी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल ऑल माई लाइफ टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत कुछ दिया है, कल्चरली रिच बनाया है, एक्टिंग तो सिखाई है। लेकिन मेरे बैचमेट कितने हैं? आदिल हुसैन वॉज माई बैचमेट, मृदुल बरुआ वॉज माई बैचमेट, मंदाकिनी गोस्वामी, बाहरुल इस्लाम, दे वर माई सीनियर्स, अनूप हजारिका वॉज माई जूनियर, व्हेन आई वॉज इन 3rd ईयर, अनूप वॉज इन 1st ईयर, और मृदुल और आदिल तो मेरे बैच में ही थे। मणिपुर से कितने सारे स्टूडेंट्स थे, है ना। तो हम लोग तो इनके कल्चर को एनएसडी में ही जान गए थे, और वहाँ का सिस्टम भी ऐसा है, जब हमारा रैगिंग ख़त्म होता है, हमारा रैगिंग भी बहुत हेल्दी रैगिंग होता है। हमारा रैगिंग सेशंस जो हैं वो बिल्कुल भी उस तरीके से डर्टी और चीप नहीं होते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रैगिंग सेशन इज़ एन एग्जाम्पल। कल हाँ, आपका रैगिंग कैसा? आप अपना बताइए। हाँ, बहुत अच्छा था रैगिंग। हमें सिचुएशंस दी जाती हैं, कैन यू बिलीव दिस?
हमें रैगिंग में ये सिचुएशन दी जाती है कि आप कहाँ से हो, आप पंजाब से हो ना, अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप राजस्थान से हो ना, आप एक काम कीजिए, आप एक एसमीज़ गाना याद करके आइए, कल आपको 4 लाइनें बोलनी है एसमीज़ गाने। या फिर ये एक प्रॉपर्टी दे दिया, ये एक चश्मा है, ये चश्मा नहीं है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, इससे बात करो। तो यू नो ये रैगिंग है हमारी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर रह के आपने कभी एसएमईज कोई प्ले किया आपने? नहीं, प्ले तो नहीं किया, लेकिन एसमीज़ आँखों में लोगों से बहुत दोस्ती रही है। तो मैंने एक गाना मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था जब मैं एनएसडी में था। तो मैं मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, इट्स ए रोमांटिक सॉन्ग, आई थिंक सो। ओके। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है या सही है मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। তুমি আহি বাবুলি বরে বরে ময়ে পদলি মুখলে চাও, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ था क्या कोई गाना? बिल्कुल हाँ, तो ऐसे तो ये मुझे याद है, बहुत साल पहले सुना था। प्रोनाउंसिएशन भी सही है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर आके आपने सीनियर जूनियर से मिलते हैं? हाँ, मैंने मैसेज किया अभी मृदुल को भी, आदिल को मैंने, अब आदिल तो दिल्ली में रहता है, आदिल ने बताया कि वो 16th को आ रहा है बिकॉज यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल है, तो वो उसके लिए आ रहा है। बट देन टुमारो आई एम लीविंग फॉर कोलकाता फॉर माई शोज़, तो मुलाकात, लेकिन हम मिलते तो रहते ही हैं। मृदुल बरुआ से बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ, उसको मैसेज किया तो वो गुवाहाटी में नहीं है। अनूप हजारिका ने बोला है कि वो आएगा अभी आज मिलने मुझसे, तो दैट्स अबाउट इट। बाकी मंदाकिनी गोस्वामी जो हमारी सीनियर हैं, उनसे कभी कभार वो बॉम्बे आती हैं या दिल्ली में जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है उनसे। आप यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ के क्यूजीन को ट्राई करते हैं? सी मैं आई ईट वेज नॉन वेज बोथ, तो कोई ऐसे ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में तो नहीं गया हूँ अभी तक, बट आई थिंक कोई अगर लोकल दोस्त यार लेके जाएगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। बट हाँ, दिल्ली में आदिल इज़ अ वेरी गुड कुक, तो 1-2 बार मैं आदिल के घर गया हूँ दिल्ली में, जिसने खुद उसने कुक करके मुझे कुछ खिलाया है। तो मुझे याद नहीं अभी क्या बनाता है वो, मतलब उसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने कुछ ट्राई नहीं किया ऐसे नॉर्थ ईस्ट? ऑथेंटिक आप कुछ बताइए, मैं आज शाम को ट्राई करता हूँ। हाँ, बहुत सारे हैं यहाँ पे गुवाहाटी में। आप अगर आपके फ्रेंड्स अगर आए तो लेके जा सकते हैं। आपके राभा क्यूजीन है, देयर इज अ मिसिंग क्यूजीन है आपके, तो मुझे कल ने एक रेस्टोरेंट का वो भेजा है, लिंक भेजा है जाने के लिए, तो मैं ट्राई करूँगा। कौन सा रेस्टोरेंट? मैं देख के बताता हूँ आपको। उसने मुझे कल, ये है इसमें मिसिंग खाना, मिसिंग कम्युनिटी के फूड के वो मिलते हैं। हाँ हाँ, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो नॉन वेज या वेज ट्राई करेंगे? मुझे लगता है शायद इनका नॉनवेज ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर नॉन वेज में सब प्रकार के मतलब वो खाते हैं, लाइक डक्स भी है, मटन भी है। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो नॉन वेज में कौन सा प्रेफर करेंगे? यार देखो, मैं तो नॉर्थ इंडिया वाले ज़्यादातर बेचारे चिकन ही खाते रहते हैं या मटन खाते हैं। एक तो चिकन क्या है कि वो एक साइकोलॉजिकली ऐसा है ना कि वो चिकन इज़ हेल्दी ऑल्सो, यू नो, और प्रोटीन ज़्यादा है। फिश मुझे आई लाइक रियली लाइक फिश ऑल्सो, आई लाइक फिश। ओके, तो अब यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर जो डिशेस आपके फ्रेंड्स अगर आए तो। और साथ ही में आपके फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कोई घुमाने के लिए भी अगर लेके जाए तो ज़रूर घूमिएगा। लेकिन आपने कभी एडवेंचरस होके गए खुद सोलो समथिंग ट्रिप? मैंने सोलो ट्रिप आज तक नहीं की है लाइफ में। पता नहीं मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। एक बार ट्राई करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। ओके, मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल दे गो फॉर सोलो ट्रिप्स, बट मेरी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एन्जॉय, चाहे 2 दोस्त हों चाहे 3 दोस्त हों, लेकिन कोई साथ होना चाहिए। तो हम अपने एनएसडी के बैचमेट्स कई बार रीयूनियन का प्लान कर चुके हैं, लेकिन इतने सब लोग, किसी की शूटिंग है, किसी की कुछ है, बहुत मुश्किल होता है प्लान करना। लेकिन येस, 2-2 3-3 दोस्त हम मिल के जाते हैं। बट एक बार ट्राई करता हूँ, शायद सोलो ट्रिप में शायद मज़ा आ जाए, पता नहीं, लेकिन अभी तक मैंने कोशिश नहीं की है। नॉर्थ ईस्ट ट्राई करेंगे आप अगर घूमना चाहें? Yes, I really want to take my son also. He is very fascinated with North East. वो देखता रहता है इंटरनेट पे, and I want to do that. I want him to see, मुझे मालूम है फॉरेन कंट्रीज़ तो बच्चे ठीक ठाक अगर पढ़ लिख लेते हैं तो लाइफ में वो देख ही लेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंडिया में जितना घूम सके वो बहुत अच्छा होगा। ओके, बेटा अभी इंडिया के बाहर है? नहीं, अभी इंडिया में रहता है, 11 years है अभी, ही इज़ जस्ट 11, बट आई मीन टू से दैट कि मैं ये मानता हूँ आज एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि वो जब पढ़ेगा लिखेगा या जिस तरह की भी एजुकेशन हम उसको दे सकते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ तो घूम ही लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो बड़ा हो और इधर उधर अपनी मर्ज़ी से घूमना शुरू करे, मैं उसको ना इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वो चाहता हूँ मैक्सिमम दिखाऊँ। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑन द लिस्ट।
जो कि नॉर्थ ईस्ट बकेट लिस्ट में है आपके घूमने के लिए, अपने बेटे को भी घुमाएंगे आप। कुछ आपसे सवाल जवाब होगा भी, क्विज मत पूछना, ज़्यादा नहीं 3-4 ही होंगे, बहुत इजी होंगे। पहला सवाल ये होगा कि वन हॉर्न राइनो बहुत फेमस है असम में, एक पर्टिकुलर पार्क में मतलब पाया जाता है, उस पार्क का नाम बताइए। पार्क हाँ, इट्स अ पार्क, नेशनल पार्क, असम में। असम में वन हॉर्न राइनो वहाँ पर बहुत फेमस है। यार ये यहाँ गुवाहाटी में ही तो है ना? नहीं, असम में है। असम में। आई एम वेरी बैड एट दिस, यू नो। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाऊँगा आज। देखो नेशनल टेलीविजन पे मेरी क्विज जो है, नहीं मुझे नहीं पता असम। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा, यस। देखो अब काजीरंगा इज सो पॉपुलर, दिमाग में नहीं आ रहा। यस, काजीरंगा। ओके, तो गुवाहाटी का एक और सवाल पूछ लेती हूँ। यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल भी है, हाँ, वो टेम्पल शक्ति का वो माना जाता है। तो मैं जा भी चुका हूँ। लास्ट टाइम मैं कामाख्या देवी टेम्पल। यस यस, ये सही है। जूको वैली नाम सुना है आपने? यार नाम सबके सुने हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या पूछने वाले हो मुझे नहीं पता। कौन सी स्टेट में है नॉर्थ ईस्ट की? जोको वैली, सिक्किम। रॉन्ग, इट्स नागालैंड। ओके, एक और नागालैंड से रिलेटेड, अभी एक फेस्टिवल चल रहा है, 10 डेज चलता है ये फुल नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को यहाँ पर दर्शाते हैं। लोग यहाँ आते हैं कई दूर से 10 डेज़ के लिए। और एक और क्लू दे सकती हूँ, ये एक बहुत फेमस बर्ड के ऊपर मतलब इस फेस्टिवल का नाम दिया गया है। वो अल्फ़ाबेट बता दो कि बर्ड का। ठीक है, फर्स्ट लेटर एच है। एच। एकदम शुरा से चल रहा है अभी फिलहाल तो। सिंह को इंग्लिश में, सिंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड 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 बर्ड। एच से बर्ड क्या है यार? हॉर्न, हॉर्न वाला। यस। किस बर्ड के हॉर्न होते हैं? पीकॉक। मतलब हाँ, एच से है, वो बहुत कलरफुल बर्ड है। यार शिट, बहुत सारे कलरफुल, मतलब आई कैन इमेजिन द पिक्चर में। और यहाँ के लोग जो हैं यूजुअली उस बर्ड के जो फेदर्स है अपने हेड गियर में मतलब पहनते हैं। हाँ यार, बहुत कलरफुल है। आई कैन विजुअलाइज द पिक्चर ऑल्सो। अब देखना, जब आप नाम बताओगे ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जानता हूँ। फर्स्ट पार्ट सही था, हॉर्न था, उसका सेकंड पार्ट बताना है। इट्स हॉर्न, यस। उसके बाद क्या है? हॉर्न मतलब उसके हॉर्न होते हैं या उसके नाम नाम में हॉर्न है। शिट मैन, कोई क्यू दे दो यार, और कुछ दे दो। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो पे करते हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेमेंट। पेमेंट और पे समथिंग मोर। गिव। पे करते हो आप खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद पे करते हैं ना? हाँ, क्या देते आप? मनी, और पैसा, कैश। हाँ, कार्ड। और भी है। और भी कार्ड देते हैं। और हॉर्न मिल्क, हॉर्न बिल। हॉर्न बिल, हॉर्न बिल। बिल। अच्छा बिल, ये अच्छा बिल आता है, हॉर्न बिल। हॉर्न बिल वो फेस्टिवल नागालैंड में 10 डेज के लिए चलता है, और ये फुल नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइब्स हैं। यस यस श्योर। या अली गाना तो सुना ही होगा आपने, या अली। या अली से तो हाँ हाँ, या अली मदद अली, वो वाले गाना। तो वो कौन से सिंगर ने गाया था? वो सिंगर का नाम बताइए। वो आसाम का ही है लेकिन बहुत फेमस सिंगर है। मुझे नहीं पता, बता दो नाम, बता दो। जुबिन गार्ग। जुबिन गार्ग ने या अली। हाँ, जुबिन गार्ग यही कही हैं, और उन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी सारे गाने भी गाए हैं उन्होंने। या हिज इन हार्ट थ्रॉब ऑफ असम कहा जाता है। यस या जो भी हो, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और साथ ही में हमारे ये इंटरव्यू फिलहाल के लिए अभी है। कॉम्प्लीमेंट यू वन थिंग, नॉट बिकॉज कि आप मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, आसाम में रहते हो, और आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज मदर टंग नहीं है हिंदी, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। इस तरह के आपने वर्ड्स यूज़ किए हिंदी वोकैबलरी के, ये एक अच्छी, मैं अपने आप में हमेशा कहता हूँ। मुझे याद है हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जैसे मुझे मृदुल बरुआ से याद आया, मेरा बैचमेट था। तो मुझे याद है एक बार मुझे हिंदी का हमारा डिक्शन का क्लास होता था एनएसडी में, क्योंकि हम एक्टर्स हैं तो डिक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए।
मुझे 10 में से 7 मिले और मृदुल बरुआ को 10 में से 8 मिले। तो मैंने टीचर को बोला, मैंने कहा अरे क्या है, उसका तो इतना अभी एसमीज एक्सेंट आ रहा है और मतलब अभी तो उसका, मेरा डिक्शन तो ज़्यादा अच्छा है, उसका डिक्शन, तो आप मुझे साथ दे रहे हो। शी सेड नो, तुम हिंदी बेल्ट से हो, वो नॉर्थ ईस्ट से आके वो इतना रिकवर कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा स्कोर क्या रहेगा फिर? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ आपने जो वोकेबलरी यूज़ की है वो बहुत अच्छी यूज़ की। जब आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी, मैं सुन रहा था, तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट। क्योंकि देखो, अगर मुझे आज एसएमई सीखनी हो तो मुझे टाइम लगेगा ना सीखने में, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से हिंदी बोलते हैं और आप दोनों लैंग्वेजेस पे आपका कमांड है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से हम अभी एंड करते हैं हमारा इंटरव्यू। सचेत, सतर्क, सावधान, ये लाइन बोल के आप हमारे लिए प्लीज़ सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिए इंडिया टुडे एनी के लिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, अब फाइनली इस इंटरव्यू को हम एंड कर रहे हैं और मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जब मैं दोबारा नॉर्थ ईस्ट में आऊँगा और फिर दोबारा इंटरव्यू करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। और यस, वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें इंडिया टुडे का एनी यानी कि नॉर्थ ईस्ट चैनल।